मुजफ्फरनगर कांड में क्या क्या हुआ, खून के धब्बे तक पानी की बौछारों से मिटाए गए सड़कों पे। 220 बसें थी आंदोलनकारी, तो सीधा वार्निंग मिलती है, अगर कोई भी उठा तो सीधा गोली मार देंगे। मैं असल में उसी चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ ना कि क्या चीज़ हुआ हमारे साथ। बहुत मतलब बहुत वो दिन याद करके ये आंसू बयां कर रहे हैं उस दर्द को जो उत्तराखंड के बाशिंदों को उस सत्ता ने दिया जिसका कर्तव्य उनकी रक्षा करना था। ये आंसू बयां कर रहे हैं उस पीड़ा को जो 30 साल बाद भी उत्तराखंड के लोगों के सीने में जस की तस बनी हुई है। ये आंसू बयां कर रहे हैं उस संघर्ष को जिसकी बदौलत अलग राज्य की लड़ाई को मुकम्मल अंजाम मिला। एक महान आंदोलन से निकला उत्तराखंड राज्य आज अपनी स्थापना के 22 बरस पूरे कर चुका है। 22 बरस की इस यात्रा में उत्तराखंड ने कई आयाम हासिल किए, लेकिन इसके बावजूद वे सपने, वे उम्मीदें अब भी अधूरी हैं जिनके लिए देवभूमि की जनता ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमने कहा था हमारा राज्य हो तो हम तय करेंगे पॉलिसीज़ क्या होगी, हम नियोजन तय करेंगे, पानी का नियोजन हम तय करेंगे, जंगल का नियोजन हम तय करेंगे, मतलब हमारा राज्य हमारी पॉलिसी। इस सब के बीच एक बार फिर राज्य आंदोलन के उस महान संघर्ष को याद किया जाना लाजमी है जिसकी बदौलत उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के पीछे एक ही मकसद था, पहाड़ों का विकास। उत्तर प्रदेश के दौर में लखनऊ में बैठे सत्ताधीशों को पहाड़ के कष्ट नजर नहीं आते थे। उनकी राजनीति में पहाड़ के सरोकारों को कोई जगह नहीं थी। अलग पहाड़ के सरोकार लखनऊ के लिए मुद्दा होते तो पहाड़ यूं लाचार नहीं होते। पहाड़ के लोग अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पतालों, अच्छी सड़कों से मरहूम नहीं होते। पहाड़ के युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर नहीं होते। इसी निराशा ने पहाड़ के लोगों के मन में आक्रोश पैदा किया और उसके बाद अलग राज्य के आंदोलन की लड़ाई के लिए पहाड़ एकजुट हो गया। तो उसलिए ये आंदोलन की जो शुरुआत थी, बेसिकली आंदोलन का मेन मकसद क्या था कि ऐसे लोग आंदोलन मतलब पहाड़ के लिए योजनाएं बनाते जिन्होंने पहाड़ देखा नहीं, वो लखनऊ में बैठ के योजना बनाते थे। 80 और 90 के दशक के दौरान राज्य आंदोलन की मांग चरम पर पहुंच चुकी थी। कई संगठन और कई परिषद बन चुके थे जिन्होंने अपने अपने स्तर से उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग को जोर शोर से उठाया। इन संगठनों में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा उत्तराखंड क्रांति दल। देखिए, जब आंदोलन शुरुआत हुई थी तो ये आरक्षण के वजह से शुरुआत हुई थी। 27% आरक्षण थोपा गया था उत्तराखंड पर, तो हम लोग 2% ही थे उस समय। 25% लोग कौन है? तो आरक्षण के जब आंदोलन शुरू हुआ तो बाद में ये आरक्षण का आंदोलन, जब बडोनी जी भूख हड़ताल बैठे तो ये राज्य का आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होने के बाद पहाड़ के सैकड़ों लोग इस संगठन से जुड़े। बच्चे, बूढ़े, युवा सब बड़ी तादाद में राज्य आंदोलन के लिए आगे आए। आंदोलन का दबाव ही था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मंत्री रमाशंकर कौशिक और सपा नेता विनोद बड़थवाल की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया। इन समितियों ने अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को जायज बताते हुए पृथक राज्य की अनुशंसा की। मई 1994 को कौशिक समिति ने 8 जिलों को मिलाकर पहाड़ी राज्य के गठन की सिफारिश की, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने उत्तराखंडियों को वो जख्म दिए जो आज भी नासूर बनकर हमें दर्द देते हैं। और खैर हम पहुंचे रात को 2-3 बजे के आसपास, तो देखते हैं कि इधर गाड़ियां जली हुई हैं, खोखे जले हुए हैं और हाहाकार मचा हुआ है, काली रात है। 1 सितंबर 1994 को उत्तर भारत के इतिहास में वो घटना घटित हुई जिस घटना से मुलायम सिंह यादव उत्तराखंडियों की नज़र में खलनायक बन गए। उधम सिंह नगर के खटीमा में शांतिपूर्वक ढंग से नारेबाजी कर रहे सैकड़ों आंदोलनकारियों पर अचानक पुलिसकर्मियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आंदोलनकारियों को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। भीड़ तितर बितर हो गई। सब अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में लग गए।
पुलिस की बंदूक से निकली गोली किसी के सर में, किसी के सीने में तो किसी की आंख में जा घुसी। और खैर हम पहुंचे रात को 2-3 बजे के आसपास, तो देखते हैं कि इधर गाड़ियां जली हुई हैं, खोखे जले हुए हैं और हाहाकार मचा हुआ है, काली रात है। इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अगले ही दिन 2 सितंबर को मसूरी में भी पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई। खटीमा गोलीकांड के विरोध में मसूरी में आंदोलनकारियों ने जुलूस निकाला। सैकड़ों की तादाद में आंदोलनकारी सड़कों पर थे। ये जुलूस कुछ अलग था। इस जुलूस में आंखों से टपकते आंसू थे, चेहरे पर गुस्सा था, आवाज में एक अजीब सी बुलंदी थी और सबसे जरूरी, इस जुलूस में खटीमा गोली कांड में शहीद हुए लोगों के लिए संवेदना थी। सब कुछ शांतिपूर्वक चल ही रहा था कि यहां भी पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी। सब जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे, लेकिन जब तक वे ढूंढते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस गोलीकांड में 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए। इन 2 आंदोलनों ने जनता को खूब आक्रोशित किया। नतीजन 15 सितंबर को मसूरी में ही बाटा घाट कांड हुआ। एक बार फिर सैकड़ों आंदोलनकारी प्रदर्शन करने लगे और पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया। भगदड़ मची और बाटा घाट के संकरे मार्ग से होते हुए कई आंदोलनकारी गहरी खाई में जा गिरे। इतना उत्पीड़न तो गुलामों ने, इसने अंग्रेजों ने नहीं किया था जितना आंदोलनकारियों का उत्पीड़न किया गया। अंग्रेजों ने तो हिंदुस्तान को कब्जा हुआ था ना, इतना उत्पीड़न उन्होंने नहीं किया था। हर तरफ शासन और प्रशासन की किरकिरी होने लगी। मुलायम सिंह यादव के राज को लोग गुंडा राज कहने लगे। इन तीनों घटनाओं के बाद आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। तैयारियां की गई और दिन तय हुआ 2 अक्टूबर 1994 का। पूरा पहाड़ अब वास्तव में पहाड़ बन चुका था। ऐसा पहाड़ जिसे हिला पाना अब ना तो किसी प्रशासन के बस में था और ना ही सत्ता के राजाओं के बस में। गाड़ियों में भर भर कर हजारों आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच किया, लेकिन निहत्थे और मासूम आंदोलनकारियों को कहां पता था कि उनके साथ खटीमा और मसूरी गोलीकांड से भी ज्यादा भयानक घटना होने वाली है। हजारों की संख्या में आंदोलनकारी दिल्ली जा ही रहे थे कि मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर सुरक्षा बल पहले से ही तैयार बैठे थे। बैरिकेड्स और तमाम साजो सामान के साथ आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहे पर रोका गया। आंदोलनकारियों के हौसले तोड़ने की तमाम कोशिशें की गई, उन्हें रोकने के भी प्रयास किए गए, लेकिन आंदोलनकारी नहीं माने। अंत में वही हुआ जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कुख्यात हो चुकी थी। आप मान के चलिए कि बिना कहे अगर आपके ऊपर गोली चला दी जाए तो क्या होगा, कैसी भगदड़ मचेगी, लोग कैसे भागे होंगे, कैसे गन्ने के खेतों में भागे होंगे, कैसे किसने ऊपर नहीं देखा होगा ना नीचे देखा होगा, भागा है वहाँ से। गोलियाँ चली, मेरे साथी रावत जी थे बेचारे, वो शहीद हुए उस जगह। उसके और मेरे उठने बैठने का फर्क था गोली में, उनको गोली लगी, वो वहीं ढेर हो गए। हजारों आंदोलनकारियों पर अचानक गोलीबारी शुरू हुई, लाठियां बरसाई गई, महिलाओं को उनके बालों से खींचकर उन्हें घसीटकर गन्ने के खेतों में ले जाया गया। पहाड़ की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया। बर्बरता के उस मंजर के बारे में सोचने पर आज भी आत्मा कांप उठती है। सीधा वार्निंग दी, अगर कोई भी उठा तो सीधा गोली मार देंगे। उस घटना के दौरान अपने साथी की लाश को हाथ में उठाने वाले आंदोलनकारी सुरेश नेगी उस दिन को याद करके सिहर उठते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। खैर किसी तरह से हम लोग पहुंचे रामपुर तिराहा कांड, जिसकी आज हम बात करते हैं कि कैसे हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, कैसे लाठीचार्ज हुए, कैसे आंसू गोले फेंके गए, कैसे कितनी शहादतें हुई हैं। अब आज भले आज 22 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, लेकिन वो राज्य नहीं मिला। इस पूरे अमानवीय कृत्य को नाम दिया गया क्रूर सत्ता की क्रूर हिंसा। बीबीसी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को 80 और 90 के दशक में हुई विश्व की सबसे क्रूर और अमानवीय हिंसा कहा था।
रामपुर तिराहा गोलीकांड के बाद भी सत्ता का दमन जारी रहा। 25 नवंबर 1995 को श्रीनगर के श्री यंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई। इस घटना में 2 आंदोलनकारियों की शहादत हुई। इसके बाद अलग अलग स्थानों पर आंदोलन चलता रहा। अगले साल यानी 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने लाल किले की प्राचीर से पृथक राज्य उत्तराखंड निर्माण की घोषणा की। इसके 2 साल बाद 22 दिसंबर 1998 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने संसद में उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार गिर गई और विधेयक पास नहीं हुआ। 2 साल बाद सत्ता में भाजपा की वापसी हुई और संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को प्रस्तुत किया गया। 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा और 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। 28 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति R.K. नारायणन ने विधेयक को मंजूरी दी। अंततः आंदोलनकारियों का वर्षों का अथक प्रयास रंग लाया और 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का उदय हुआ। तब उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम दिया गया था, जिसे 2007 में उत्तराखंड किया गया। फिर उस दौरान खून से चिट्ठियां लिखी गई थी। 750 हमारे सांसद थे, हर एक सांसद को 10-10 चिट्ठियां लिखी, पोस्ट कार्ड लिखे गए थे। तब से अब तक 22 वर्षों की इस यात्रा को लेकर अहम सवाल उठता है, क्या हम ऐसा ही प्रदेश चाहते थे? पहाड़ के विकास के लिए राज्य की जो तस्वीर आंदोलनकारियों ने खींची थी, क्या 22 वर्ष बाद उत्तराखंड वैसा बन पाया है? देखो, ऐसा है, इसमें संतुष्टि तो नहीं है। वाकई में जिस राज्य की कल्पना हमारे साथियों ने हम लोगों ने की थी, वो राज्य प्राप्त नहीं हुआ। ना तो अपने लोगों के लिए रोजगार है, पलायन और ज़्यादा बढ़ा है, और शिक्षा व्यवस्था है। आप देखिए क्या स्थिति है उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है। अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छी सुविधाएं, इन तमाम मुद्दों के लिए युवा तब भी सड़कों पर थे और आज भी सड़कों पर है। आंदोलन तो आज भी हो रहा है हक के लिए। वो हक जो हमें मिलना चाहिए था, उस हक को नेता डकार गए। आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक इतना पलायन नहीं हुआ जितना राज्य बनने के बाद इन 22 सालों में हो गया। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई और इतने भ्रष्ट प्रदेश की कभी कल्पना भी उन आंदोलनकारियों ने नहीं की होगी। आंदोलनकारियों ने जिस वजह से आंदोलन लड़ा है ना, जो किया आंदोलन, वो इसलिए किया था कि उन्हें पहाड़ पे विकास चाहिए था। आज पहाड़ कहाँ है? पहाड़ तो पलायन में खाली हो रहा है। कहाँ है पहाड़? जिन मुद्दों को लेकर पूरा पहाड़ एकजुट हुआ था, जिन मुद्दों के लिए लोगों ने आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो का नारा बुलंद किया था, जिन मुद्दों के लिए 40 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी थी, वो मुद्दे आज राजनीति के बियाबान में खो चुके हैं। 22 बरस बाद आज जब आंदोलनकारी ये कहने लगे कि इससे तो अच्छा उत्तर प्रदेश में ही ठीक थे, तो समझा जा सकता है कि 22 बरस के सफर में उत्तराखंड के सरकारें आगे बैठती हैं, किसी को नौकरी नहीं, किसी को कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या है ये उत्तराखंड नहीं? यूपी में कल नौकरी तो मिल जाती थी, यहाँ जाओ। उत्तराखंड तो ये बना ही नहीं ना। ये उत्तराखंड तो बना नेताओं के लिए है, ये बेरोजगारों के लिए है। यहाँ जो विकास होना चाहिए था, जिस विकास के लिए आंदोलन लड़ा गया, वो कोई विकास कहाँ है? तो इससे समझा जा सकता है कि 22 बरस के सफर में उत्तराखंड ने क्या हासिल किया है। कश होलो उत्तराखंड कश हमारा नेता, और कश होली विकास नीति, कश होली व्यवस्था। जड़ी कंजड़ी उखेली भली के, जड़ी कंजड़ी उखेली भली के, पूरी बहस करूं लो, हम लड़ते रहा बेड़ी, हम लड़ते रू लो।